इससे पहले के लेक्चर में आपने विलयन से संबंधित बहुत सारी जानकारियां जो है वो आपने देखी होंगी। आज हम विलयन से संबंधित एक महत्वपूर्ण गुण अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म किस तरह से होती हैं, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये किस तरह से एक विलयन में काम करती हैं, इसके गुण जो है वो किस तरह से देखते हैं, उस सारी चीज़ों का अध्ययन हमको आप यहाँ पे करना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये अणुसंख्यक गुणधर्म होती क्या है। अणुसंख्यक गुणधर्म एक ऐसा विलयन का गुणधर्म होता है जो विलयन के कणों की संख्या या आयनों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हैं कि वो कितनी है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। अर्थात अगर इसको सीधा शब्दों में या सरल शब्दों में हम इसकी व्याख्या करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म होती हैं ये किसी विलयन के ऐसे गुणधर्म हैं जो उसके कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं। वो किससे बना है या किसके कण हैं इस पर वो निर्भर नहीं करती हैं, अर्थात उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। यह अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाती है। इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होती हैं। सबसे पहले हम सोचते हैं कि जैसे एक गिलास पानी है और एक गिलास पानी में अगर हम एक चम्मच जो है वो नमक या शक्कर को मिला देते हैं तो उसकी प्रकृति जो है वो बदल जाती है। लेकिन उसी में अगर हम 2 चम्मच या 3 चम्मच मिला देते हैं तो उसकी प्रकृति और भी जो है वो बदल जाती है। अगर आपने नमक मिलाया है तो स्वाभाविक है वो नमकीन और ज़्यादा हो जाएंगी। अगर आपने शक्कर मिलाई है तो ज़्यादा मात्रा में मिलाने पर वो ज़्यादा मीठा जो है वो हो जाएंगी। तो ये जो विलयन का जो गुण है वो प्रभावित हुआ विलय के द्वारा। विलय के मात्रा जब हमने मिलाई तो मात्रा के कारण जो है वो उसके स्वभाव में परिवर्तन आया। तो यहाँ पर जो गुण है वो गुण जो है वो एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्यों? क्योंकि ये विलय के कणों पर डिपेंड कर रही हैं। ये इस पर डिपेंड नहीं कर रही हैं कि वो किसके हैं, इस पर डिपेंड कर रही हैं कि वो कैसे हैं, कितनी मात्रा में हैं। तो इस तरह के गुणधर्म को जिसमें हम कहते हैं कि वो कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं, उसकी प्रकृति पर नहीं, वो अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाती है। एक बार इसकी परिभाषा फिर से हम देख लेते हैं। किसी विलयन का वह गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलय पदार्थ के कणों, अणुओं या आयनों की संख्या या मात्रा पर निर्भर करती हैं, उसकी प्रकृति पर नहीं, अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 4 अलग अलग प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म हैं। पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा हमारे पास है एक परासरण दाब। हम चारों को पढ़ेंगे और चारों में देखेंगे कि अणुसंख्यक गुणधर्म किस तरह के होते हैं। चलिए पहला नंबर को देखते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को समझने से पहले हम छोटा सा एक डायग्राम जो है वो बना के देखते हैं। देखिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब है वाष्प दाब के मान में हम अपनी इच्छा अनुसार अवनमन करते हैं। अवनमन का मतलब होता है कमी करना। तो वो किस तरह से हम ये करते हैं तो उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इस पहले के लेक्चर्स में आपने देखा है कि किस तरह से एक शुद्ध द्रव का वाष्प दाब हमेशा एक विलयन के वाष्प दाब की अपेक्षा अधिक होती है। इसको हम फिर से जो है वो देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में यहां पर कोई शुद्ध द्रव है। मान लीजिए यहां पर हम पानी ले लेते हैं। उसी तरह से हमने उतनी ही मात्रा में हम दूसरा जो है वो पानी और पानी के साथ में हम नमक ले लेते हैं। दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम है। एक जो है वो विलायक है, दूसरा जो है वो विलयन है। अब यहां पर होते ये हैं कि यहां पर जो शुद्ध विलायक है, जब इसको हम तापमान देते हैं या इसको गर्म करते हैं तो इसके प्रत्येक सतह के प्रत्येक हिस्से से, क्योंकि सब में पानी के ही कण हैं, तो प्रत्येक हिस्से से वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होती है और इस तरह से बृहद मात्रा में यहां पर वाष्प जो है वो इकट्ठा होते हैं, जैसे कि सामान्य रूप से होती है। इसी को सेम हम अगर दूसरे पात्र में इसी प्रयोग को करें तो यहां पर हम देखते हैं कि पानी के साथ में हमने जो नमक के कण जो मिलाए हैं या नमक की मात्रा जो हमने मिलाई है वह उस पानी के साथ में मिल गए हैं और मिलने के साथ साथ में वह सतह पर अब केवल पानी के कण ना होकर
बीच बीच में आपको नमक के कण भी जरूर मिलेंगे। और चूंकि नमक जो है वो अवाष्पशील पदार्थ है, तो जहां जहां नमक के कण होंगे वहां से वाष्पोत्सर्जन जो है वो नहीं होगा, अर्थात वहां पर से वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो नहीं होगी। तो यहाँ पर जो वाष्प बनेगा वह वाष्प शुद्ध विलायक की तुलना में हमेशा कम होती है। अर्थात अगर दोनों को हम जोड़ के देखें तो हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ हमेशा विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। अब इस बात को अगर हम यहाँ पर देखें कि वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प पदार्थ में अपेक्षा के अनुसार हम कमी कैसे कर सकते हैं, तो ये बात यहाँ से आपके पास आ जाती है कि अगर वह शुद्ध विलायक है और उस शुद्ध विलायक में अगर हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ जो है वो मिला देते हैं तो हम उसके वाष्प पदार्थ में कमी कर सकते हैं। अर्थात उसके वाष्प पदार्थ में जब कमी होगी तो वाष्प पदार्थ में कमी होने पर उसके क्वथनांक के मान में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से हम वाष्प पदार्थ में कमी करने में सक्षम हो जाते हैं। अब इसको हम कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, इसको गणितीय रूप में समझने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी राउल्ट के नियम की। राउल्ट के नियम से हम इसको देखेंगे कि किस तरह से राउल्ट के नियम की सहायता से हम वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन की गणना कर सकते हैं, और आपेक्षिक अवनमन के साथ साथ हम विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं। आइए देखते हैं वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन की गणना हम गणितीय रूप से किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से उसके मान जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम राउल्ट के नियम पे जाते हैं। आप लोगों ने राउल्ट के नियम को पूर्व के लेक्चर्स में पढ़ लिया है। आप जानते हैं कि राउल्ट के नियमानुसार किसी घटक A के लिए इस तरह से आप लिख सकते हैं PA इक्वल PA नॉट XA। ये राउल्ट के नियमानुसार है, जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 जो है वो ले लेंगे। किसी भी घटक A के लिए अगर राउल्ट के नियमानुसार हम निकालें तो इसी तरह से PA बराबर PA नॉट XA। अब यहां पर XA घटक A का मोल प्रभाज है। आप लोगों ने मोल प्रभाज को साधारण व्यक्त करने की विधियों में आप लोगों ने अलग से पढ़ रखी हैं कि किसी भी विलयन में उसके दोनों घटकों के मोल प्रभाज का योग इकाई होते हैं। अर्थात मान लीजिए दो घटक हैं, एक XA है एक XB है, या आप इसको XA विलायक है XB विलेय है, तो दोनों घटकों के योग हमेशा आपको एक ही मिलेंगे। तो इस तरह से आपके ये पूर्व में आपने पढ़ रखा है। अब क्या करना है, तो इसमें चूंकि हमारे पास XA है तो XA इक्वल 1 माइनस XB, और इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में XA का मान रखने पर आप रख सकते हैं मान, तो ये हो जाएंगी PA बराबर PA नॉट इंटू 1 माइनस XB, या इसको और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो PA बराबर PA नॉट माइनस PA नॉट XB। अब चूंकि आपको पक्षांतर करनी है तो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि PA माइनस P0A इक्वल PA नॉट XB, या XB इक्वल PA माइनस PA नॉट अपान PA नॉट। और इस तरह से ये जो फ्रैक्शन हमको मिला है यह PA माइनस PA नॉट अपान PA नॉट
इसे हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यहां पर जब हमने गणना कर ली है आपेक्षिक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की, तो आगे हम उसके आणविक द्रव्यमान की गणना करने के लिए भी हम यहाँ पर जो है वो एक समीकरण जो है वो निकाल सकते हैं। अब वो समीकरण हम किस तरह से निकालते हैं वो भी आप थोड़ा सा देख लें। यहाँ PA माइनस PA नॉट अपान PA नॉट इक्वल XB। चूंकि XB जो है वो विलेय के मोल प्रभाज है, और विलेय के मोल प्रभाज बराबर NB बटे NA प्लस NB, जहां NA बराबर विलायक के मोलों की संख्या, NB बराबर विलेय के मोलों की संख्या, और इस वैल्यू को अगर आप यहां रखें तो ये हो जाएंगी PA माइनस PA नॉट अपान PA नॉट इक्वल NB अपान NA प्लस NB। चूंकि विलेय के मोल या Na बराबर WA बटे Ma, जिसको आप लोगों ने पूर्व में भी पढ़ा है, घटक A के पदार्थ की मात्रा बटे उसका अणुभार, उसी तरह से NB बराबर WB बटे NB, अर्थात विलेय के पदार्थ की मात्रा बटे उसका अणुभार। अब इस वैल्यू को अगर यहां पर हम रखें तो ये हो जाती है PA माइनस PA नॉट अपान PA नॉट इक्वल WA, अब यहां पे आपके NB है तो WB बटे MB और अपान WA अपान MA और WB MB। तो इस तरह से इसके वैल्यू हमको मिल जाती है। चलिए अब इस समीकरण में अगर हम एक कंडीशन जो है वो ऐड करें, कंडीशन ये है कि यदि हम ये कहें कि विलयन में विलेय की मात्रा अत्यंत कम है, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यहां पर जो विलेय की मात्रा है या विलेय के मोलों की जो संख्या है वो विलायक की तुलना में कम हो जाती है, और वो भी बहुत कम हो जाती है। तो उस स्थिति में ये हर वाले जो विलेय के मोलों की संख्या है हम उसको नगण्य मान सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएंगी, PA माइनस PA नॉट अपान PA नॉट इक्वल, इस तरह से ये हो जाएंगी WB बटे MA, तो इस तरह से ये हो जाएंगी WB बटे MB अपान WA अपान MA। और इसको और भी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये इस तरह से हो जाएंगी WB इंटू MA अपान WA इंटू MB। अब ये पूरी इक्वेशन किस तरह की हो गई, तो ये पूरी इक्वेशन हो गई PA माइनस PA नॉट अपान PA नॉट इक्वल WB इंटू MA अपान WA इंटू MB। अब अगर हमको विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करनी हो तो हम यहां पर क्या करेंगे,
यहां पर हम विलेय के आणविक द्रव्यमान मतलब हम एम बी को अलग से निकाल सकते हैं। तब एम बी इक्वल, अब ये हमारे पास किस तरह की हो जाएंगी, ये हो जाएगा पी ए नॉट इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन पी ए माइनस पी ए नॉट इंटू डब्ल्यू ए। और इस तरह से हम विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। अर्थात हम कितना विलेय पदार्थ मिलाएं जिससे हमको आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन प्राप्त हो, तो उसके लिए हम इस इक्वेशन की सहायता से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कर सकते हैं। अर्थात विलेय की उस मात्रा को मिला करके हम अपनी अपेक्षा अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कर सकते हैं। इस अणुसंख्या गुणधर्म जिसको कहा गया है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन किस तरह से एक अणुसंख्या गुणधर्म है और इसको हम किस तरह से इसके गणितीय व्याख्या भी कर सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होती है। उन्नयन का अर्थ तो आपने पहले भी जान रखा है कि उन्नयन जो है वो वृद्धि को कही जाती है। क्वथनांक में कैसे हम वृद्धि कर सकते हैं। अब ये वृद्धि कैसे होती है, तो ये वृद्धि जो है वो वाष्प दाब के कारण होती है। इसका सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो वाष्प दाब है। अगर इसको हमको अच्छे से समझना है या इसको हम ज्यादा सरल तरीके से समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्वथनांक पर जाते हैं कि वास्तव में क्वथनांक क्या होती हैं। तो जिस तरह से मैंने परिभाषा लिखी हुई है कि वह तापक्रम जिस पर द्रव के वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए, क्वथनांक ताप कहलाते हैं। हर पदार्थ का अपना एक निश्चित तापक्रम पर ही क्वथनांक होती है। अर्थात हर पदार्थ जो है वो एक निश्चित तापक्रम पर ही उबलते हैं। क्वथनांक में उन्नयन कैसे करना है, अर्थात उसके क्वथनांक को हमको कैसे बढ़ाना है, तो स्वाभाविक है वो डिपेंड करेंगी उसके वाष्प दाब पर। इसके कई उदाहरण पहले देख लेते हैं, फिर हमको जल्दी से समझ में आएंगी कि किस तरह से ये होती हैं। जैसे अगर पूर्व की कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैदानी इलाकों में अगर हमको पानी को उबालना है और पहाड़ों पर यदि हमको पानी को उबालना है, तो हम देखते हैं कि पहाड़ों पर वो पानी जो है वो जल्दी उबल जाती है। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो वैसा इसका से होता है क्योंकि पहाड़ी जो क्षेत्र होती है वो हमेशा ऊंचाइयों पर होती है और वहां पर वायुमंडलीय दबाव जो है वो कम होती है। अब चूंकि वायुमंडलीय दबाव जो है कम होती है, तो हम कम गर्म करके भी द्रव के वाष्प दाब का मान हम वायुमंडलीय दाब के बराबर कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम मैदानी इलाकों के बारे में बात करें, तो चूंकि मैदानी इलाकों में वाष्प दाब जो है वो आपको ज्यादा गर्म करने पर वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है, इस कारण से वो लेट में क्वथनांक को प्राप्त करती है। तो इसको हम इस तरह से भी हम कह सकते हैं। दूसरा अगर आप देखें तो जिस तरह से हम घर में सब्जियां बनाते हैं और सब्जियों में हम देखते हैं कि हम नमक का भी उपयोग करते हैं, तो नमक का उपयोग दो तरीके से होती है, तो स्वाद के लिए होती है, लेकिन दूसरा जो उपयोग होता है वो इसके लिए भी होता है कि जब हम नमक को मिलाते हैं तो नमक को मिलाने पर हमेशा उसके क्वथनांक जो है वो बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि सब्जियों के उबलने से पहले सारा ताप जो है वो सब्जियों को मिलता है, जिससे वो सब्जी जो है वो जल्दी पक जाती है। तो इस कारण से हम नमक जब मिलाते हैं तो नमक जो है वो उसके वाष्प दाब के मान को कम कर देता है या उसके वाष्पीकरण को कम कर देता है। ये उबलता लेट से है क्योंकि हमेशा वाष्प दाब जो है वो इंटर प्रोपोर्शनल होती है क्वथनांक के, अर्थात वाष्प दाब का मान जो है वो ज्यादा होगा तो क्वथनांक कम होंगी और वाष्प दाब का मान जो है वो कम होगा तो क्वथनांक हमेशा उच्च होती हैं। तो स्वाभाविक है जब यहाँ पर वाष्प दाब द्रव की कम बनेंगी तो क्वथनांक हमेशा आपको ज्यादा मिलेगा, जिससे सब्जियां जो है वो जल्दी पक जाती हैं। तो इस तरह के उदाहरणों के माध्यम से भी हम क्वथनांक में उन्नयन को समझ सकते हैं। अब बारी आती है कि इसको हम किस तरह से आगे जो है वो विलियन के परिप्रेक्ष्य में इसको समझें। तो इसके लिए बड़े आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे पूर्व में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि शुद्ध द्रव का क्वथनांक, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब जो है वो हमेशा अधिक होती है विलियन की तुलना में। तो इसी को लेकर के हम यहाँ पर
कुछ चीजों को हल करना चाहेंगे। ये यहां एक ये शुद्ध द्रव है जिसका वाष्प दाब यहां है, और चूंकि कोई आप विलयन लेंगे तो विलयन का वाष्प दाब जो है वो हमेशा उससे नीचे होती है, क्योंकि आपने पूर्व के लेक्चर में भी ये पढ़ा है कि विलयन का वाष्प दाब जो है वो हमेशा कम होती है, हमेशा विलायक शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है वो अधिक होती है। तो अगर इसको हम वाष्प दाब का एक स्तर मान लें, ये वाष्प दाब अगर हम मान लें तो वाष्प दाब में हमेशा द्रव अवस्था जो है वो ऊपर आएंगी शुद्ध वाला, और विलयन जो है वो हमेशा उसके नीचे आएंगे। और मान लेते हैं ये वाला लेवल जो है हमारा वायुमंडलीय दाब का है। मान लेते हैं कि वो जो ऊपर में हमने जो रेखा खींची है वो वायुमंडलीय दाब को रिप्रेजेंट करता है। अब उस स्थिति में क्या होगा, शुद्ध द्रव जो होगी इसको जब हम गर्म करेंगे या इसको ताप देंगे तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इसका वाष्प दाब आगे बढ़ेगा, और इस बिंदु पर जाकर उसके वाष्प दाब के मान जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, यह इसका क्वथनांक ताप बन जाएगा। जबकि जो विलयन होगा वो विलयन को, चूंकि इसके वाष्प दाब के मान कम है, इस तरह से इसको हमको बहुत सारा ताप जो है वो देना पड़ेगा, और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते फिर ये इस बिंदु पर जाकर वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में आपको मिलेगा। तो जब इस तरह से आप देखेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि शुद्ध द्रव, इसके वाष्प दाब का मान जो है वो वायुमंडलीय वाष्प दाब के मान के बराबर होने में हमको ज्यादा ताप देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जबकि यहां पर आप देखेंगे विलयन, चूंकि इसके वाष्प दाब के मान कम है, इस तरह से हमने इसको बहुत सारा ताप जो है वो दिया, तब जाके बहुत सारा जब वाष्प दाब इसमें से जब निकले तब जाके वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है, और तब जाके वो उबलना शुरू करती है। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो हमको क्या दिखाती है, ये दोनों चीजें हमको ये दिखाती है कि इसके दोनों के क्वथनांक में अंतर है। चूंकि इसमें वाष्प दाब का मान ज्यादा है, इस कारण से क्वथनांक जो है वो जल्दी आ गए, जबकि इसमें वाष्प दाब के मान कम है तो इसमें क्वथनांक जो है वो बाद में आ गए। तो हमेशा जो विलयन होती है जिसमें अवाष्पशील पदार्थ जो है वो मिली होती है, तो उसके क्वथनांक जो है वो बढ़ जाते हैं, उन्नत हो जाते हैं, अर्थात उसके क्वथनांक जो है वो सामान्य शुद्ध द्रव की तुलना में आगे बढ़ जाते हैं। और उसका कारण क्या हुआ, उसका कारण हुआ उसके वाष्प दाब में कमी। तो क्वथनांक में उन्नयन जो होती है वो हमेशा वाष्प दाब में कमी के कारण होती है। अब इसको अगर हम एक ग्राफ के माध्यम से जो है वो अगर सिद्ध करना चाहें तो आप इसको एक ग्राफ के माध्यम से भी काफी आसानी से जो है वो सिद्ध कर सकते हैं। ये हम इस तरह से ले लेते हैं, एक ये वाष्प दाब के लिए है और ये जो है वो टेम्परेचर के लिए है, जिसको हम केल्विन में ले रहे हैं। तो दो ग्राफ है, एक वाष्प दाब के लिए हमने ऊपर ले लिया है और हमने इस तरह से हमने टेम्परेचर के लिए इधर हमने ले लिया है। अब यहाँ पर हम इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम मानते हैं कि चलिए यहाँ पर हमारे पास में एक शुद्ध द्रव है या विलायक है, और विलायक जो है, और मान लीजिए हमारे पास ये जो रेखा है ये वायुमंडलीय दाब को व्यक्त करती है। अब उस स्थिति में क्या होगा, तो मान लीजिए ये हमारा शुद्ध विलायक है, तो ये शुद्ध विलायक जो है वो गर्म करने पर या तापमान बढ़ाने पर धीरे धीरे बढ़ते 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 जो है वो इस बिंदु तक पहुंच गए, और ये बन गया इसका क्वथनांक। उसी तरह से चूंकि विलयन के वाष्प दाब कम होते हैं तो स्वाभाविक है वो नीचे हिस्से से आएगा और विलयन जो है वो इस जगह पर जाकर अपने क्वथनांक को प्राप्त करेगा। इस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि ये विलायक के लिए है और ये विलयन के लिए है, और आपको पहले ही पता है कि विलयन का वाष्प दाब कम होते हैं, विलायक के वाष्प दाब अधिक होते हैं। तो उस स्थिति में विलायक के जो है वो धीरे धीरे गर्म करने पर विलयन से पहले जो है वो क्वथनांक को प्राप्त करेगा,
और विलयन जो है वो धीरे 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 आगे गर्म करने पर आप देख सकते हैं कि वाष्प दाब के मान में वृद्धि हुई और वायुमंडलीय दाब के वो बराबर हुआ और क्वथनांक को प्राप्त किया। तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को हम इससे मिला देते हैं, ये इस तरह से, ये इस तरह से। अब इसको अब हम कोई नाम दे देते हैं। ये चूंकि शुद्ध विलायक का है तो इसको हम लिख देते हैं TB0। अब यहां पर TB0 क्या है, तो T जो है वो टेम्परेचर के लिए है, B जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए है, और नॉट जो चिन्ह लगाई गई है ये प्योर या शुद्ध पदार्थ को व्यक्त करने के लिए लगाई गई। तो इस तरह से शुद्ध पदार्थ के या विलायक के लिए हमने क्या लिखा, TB0, जबकि इसके लिए हमने लिखा TB, जहां पर T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, B फॉर बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से हमने दोनों को अलग अलग इंडिकेट भी कर दिया है। अब इन दोनों में आप देखेंगे तो हमारा ये तापक्रम TB जो है वो TB0 से अधिक है ना। तो उस स्थिति में क्या होगा, TB माइनस TB0, तो दोनों के अंतर को हम क्या कर सकते हैं, डेल TB। तो इसका दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, डेल TB, और यही डेल TB जो है वो कहलाती है क्वथनांक में उन्नयन। यही वो तापक्रम है जो वृद्धि हुई शुद्ध पदार्थ से विलयन की ओर जाने पर। आप देख सकते हैं शुद्ध विलायक का जो तापक्रम है वो कम है और जबकि विलयन का जो तापक्रम है वो ज्यादा है। तो यही ज्यादा और कम का जो अंतर है वही क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। और चाहे तो आप इसको कोई नाम भी दे सकते हैं, इस तरह से इसको नाम भी दे सकते हैं। और इसमें हम जब देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो डेल TB है, ये डेल TB हमेशा मोललता के प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। अब ये मोललता क्या होती है इसके बारे में आपने पूर्व लेक्चर में भी पढ़ लिए हैं। आपको याद होगा कि 1000 ग्राम विलायक में अगर विलेय पदार्थ का 1 मोल घुला हुआ हो तो उसे हम मोलल विलयन कहते हैं, या जितने मोल घुले हुए हैं वो उसकी मोललता कहलाती है। तो इस तरह के आपने साधारण व्यक्त करने के तरीके में आपने मोललता के बारे में पढ़ रखी है। अब बारी ये आती है कि ये मोललता डेल TB प्रोपोर्शनल m क्यों है, स्मॉल m क्यों है, या मोललता के प्रोपोर्शनल क्यों है। तो हम मानते हैं कि ये मोललता जो है वो किसको व्यक्त करती है, वास्तव में विलेय की मात्रा को व्यक्त करती है। क्योंकि 1000 ग्राम विलायक में हम क्या कर रहे हैं, जितने मोल घुले हुए हैं वही उसकी मोललता कहलाती है। तो वास्तव में क्या है, यह विलेय की मात्रा को व्यक्त करती है। तो विलेय की जितनी ज्यादा हम मात्रा मिलाएंगे उतना ही ज्यादा डेल TB जो है वो बढ़ेगा, है ना। क्योंकि डेल TB यहां पर आप देख सकते हैं जब हमने विलयन बनाई तो टेम्परेचर में अंतर आया, पहले वो शुद्ध था तो यहां था, जब हमने विलयन बनाई उसका तो वो टेम्परेचर का अंतर जो है वो बढ़ा। अब हम और विलेय की मात्रा अगर बढ़ाते हैं तो वो अंतर और भी ज्यादा बढ़ेंगी। तो इस तरह से हमेशा डेल TB जो है वो मोललता के समानुपाती होती है। अब इस समानुपाती के चिन्ह को अगर आप हटाएंगे तो ये समानुपाती का चिन्ह जो है वो इस तरह से हटेंगी और ये बन जाएंगी KB/A, जहां KB इसका नाम रखा गया है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ये इसका नाम रखा गया है, जहां पर B स्टैंड फॉर बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास अभी इक्वेशन जो हमको मिली है डेल TB इक्वल KB/m मोललता। अब इसमें अगर हमको इसके आणविक द्रव्यमान की गणना करनी हो तो वो गणना हम किस तरह से करेंगे। तो यहां पर हम देखें मोललता बराबर क्या होती है, तो इसके बारे में आपने पहले ही पढ़ा है कि WB/MB/WA × 1000।
ये आप लोगों ने पूर्व में भी आप इसको देख चुके हैं। इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियोस जो है वो देख सकते हैं, उसमें इसके बारे में साधारण व्यक्त करने वाले विधियों के में ये इसका जिक्र जो है वो किया गया है। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रखें तो ये हो जाती है डेल टी वी इक्वल के बी, एम की वैल्यू यहाँ पर है जिसकी वैल्यू हो गई डब्ल्यू बी। अब ये नीचे पक्षांतर हो जाएंगी और इस तरह से 1000 अपान ये मिल जाएंगे आपको एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब इसमें चूंकि हमको गणना करनी है विलेय के आणविक द्रव्यमानों की, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करने पर आपके पास क्या हो जाएंगी, आपके पास हो जाएंगी के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, नीचे आ जाएंगे डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए और इक्वल में आ जाएंगे एम बी। अब इस तरह से हम विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना इस समीकरण की सहायता से कर सकते हैं। ये समीकरण आपको मदद करेंगी कि कितनी मात्रा विलेय का मिलाने पर हम कितनी उन्नयन जो है वो क्वथनांक में कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वथनांक में उन्नयन को बड़े आसानी से आप समझा सकते हैं और यह न्यूमेरिक क्वेश्चन में भी ये इक्वेशन जो है वो आपके काफी हेल्प करते हैं, इसका से काफी महत्वपूर्ण है।